खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, बिहार चुनाव के महाकवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बिहार पर इन दिनों दोहरी आफत एक साथ टूट पड़ी है। एक ओर कोरोना का कहर विकराल है, हर रोज 1,500 से भी ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। फसलें चौपट हो चुकी हैं, घर डूब गए हैं, सड़कें जलमग्न हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं और लोग पलायन कर रहे हैं। ऊपर से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रही है। ये दो तस्वीर आपके सामने है और ये देखिए किस तरीके से बिहार की जनता परेशान है। दो मुसीबत एक साथ, कोरोना की मार एक तरफ और दूसरी तरफ बाढ़ से बेहाल है बिहार। और लगातार सवाल यही कि आखिर कब तक ऐसा होते रहेगा। तो कोरोना की मार झेल रहा है बिहार। हर दिन हजारों में मामले सामने आ रहे हैं और चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो आज बिहार की महाकवरेज में कोरोना का कहर और जल प्रलय से मची तबाही पर होगी और अपने मेहमानों के साथ भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो बताएगी आपको कि 15 साल से बिहार की सत्ता में काबिज जेडीयू और उसका सहयोगी दल बीजेपी ने अब तक स्वास्थ्य सेक्टर में बिहार को क्या दिया। क्यों 15 साल तक सत्ता का सुख भोगने के बावजूद बिहार वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। क्यों बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। सुबह से थक गया हूं। बिहार में कुदरत की दोहरी मार है। वो दावा कर रहा है कि एनएमसीएच में कोरोना से मरने वालों के साथ रखा जाता है। अब ये तस्वीरें सुशासन बाबू को जरूर देखनी चाहिए कि उनके राज में अस्पताल में जो हो रहा है उनके दावे और वादे को झुठला रहा है। इन सब के पीछे की वजह है बिहार में अस्पताल की कमी होना। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विकास का दावा करने वाले नीतीश ने आखिर 15 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या किया। 2017 में नेशनल रूरल मिशन की सीएजी ने बिहार में 10 जिला अस्पतालों की ऑडिट की तो पता चला कि यहाँ पर 166 डॉक्टर कम हैं, 224 नर्स कम हैं। अस्पताल में नए स्टाफ के लिए ओरिएंटेशन नहीं होता है। बेतिया, पावापुरी और मधेपुरा में सरकारी अस्पताल बनाने का ऐलान हुआ था, मगर अभी तक 2 ही चालू हो पाए। 2015 में घोषणा होती है कि बिहार में नया एम्स बनेगा। 2015 से 2019 आ गया है, नए एम्स के लिए जमीन नहीं मिल पाती है। जब 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया, तब जाकर 4 मार्च 2019 को जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर घोषणा करते हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही एम्स बनाया जाएगा। डॉक्टर के लिए 60% पद मेडिकल कॉलेज में खाली ही हैं। 1100 डॉक्टरों को 1 महीने पहले स्पेशलिस्ट के रूप में बिहार सरकार ने नियुक्त कर दिया है। डॉक्टर के 4000 रेगुलर पद पर इंटरव्यू होना है। बिहार में सिर्फ 3400 रेगुलर डॉक्टर हैं और 500 कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। 63 सब डिविजनल अस्पताल की जरूरत है। पटना और दरभंगा में सदर अस्पताल नहीं है। बिहार की आबादी देखी जाए तो 12 करोड़ 85 लाख है। इस लिहाज से बिहार में मेडिकल कॉलेज 25 होने चाहिए, लेकिन अभी 13 मेडिकल कॉलेज हैं। प्राइवेट 5 मेडिकल कॉलेज, 7 पुराना सरकारी मेडिकल कॉलेज है। आयुष के 1500 डॉक्टर हैं। बिहार अस्पतालों की कमी से जूझ रहा है। बिहार की बर्बादी का जो ये आलम है, इसके लिए सिर्फ नीतीश जिम्मेदार नहीं, एनडीए की गठबंधन की सरकार भी तमाम वादे के बावजूद बिहार में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। घर डूबा, गांव डूबा, खेत खलिहान भी डूब गया, जमीन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अपनी हदें लांघती नदियां डरा रही हैं। यह है बिहार का सच, एक त्रासदी का दर्द जिससे बिहार की बड़ी आबादी इस वक्त जूझ रही है। इस बाढ़ के बीच कोरोना का खतरा है। कोई बीमार भी हो जाए तो उसे नाव से या खाट पर डालकर ले जाना पड़ता है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुंगेर, दरभंगा, खगड़िया में सब कुछ डूब चुका है। बिहार के लिए त्रासदी हर साल आती है, इस बार भी आई है। आखिर बिहार को कुदरत के इस खतरे से कब छुटकारा मिलेगा?
दूसरी तरफ कोरोना ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अब देखना होगा कि सुशासन बाबू के पास इससे निपटने का क्या प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो बिहार अस्पतालों की कमी से जूझ रहा है एक तरफ, तो लगातार बाढ़ के चलते हम देख रहे हैं कि कितने गांव बह गए हैं, नदियां उफान पर है, लेकिन कोई भी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। असफर शमशी प्रवक्ता है बीजेपी के, अभिषेक झा प्रवक्ता आरएलएसपी के, और श्रीकांत प्रत्युष रेजिडेंट एडिटर बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम चीज पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत बिहार की स्थिति को लेकर हम करेंगे। अभिषेक, जो स्थिति इस वक्त बिहार की है, आप कैसे देखते हैं? कई साल गुजर गए लेकिन हाल अब भी वही है। देखिए, सुशासन रूपी इस सरकार में आप देख सकती हैं कि 15 वर्षों में बिहार कितना पिछड़ चुका है। नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए थे 2005 में, तो उन्होंने ढेर सारे तमाम मुद्दों पर वादा किया था कि वह बिहार को आगे लेकर जाएंगे। अभी आपने बिहार की स्थिति की बात की है और पूछी भी है। बिहार तो अभी दोहरी मार झेल रहा है। बिहार में आप देख सकती हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ रहा है। लोग लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही बिहार में इतनी लचर थी और अब तो उनकी पोल और खुलती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो बिहार में टेस्टिंग की रफ्तार इतनी कम थी, हम लोगों ने आवाज उठाई तो टेस्टिंग की रफ्तार कुछ बढ़ी भी, लेकिन देश के स्तर पर बिहार अभी भी बहुत पीछे है। तो कोरोना की तो मार बिहार पर पड़ ही रही थी। इन सबके बीच बिहार बाढ़ की त्रासदी भी झेल रहा है। आपने देखा, मैं आपके चैनल पर डिबेट में भी था कि गोपालगंज में आपने देखा कि किस तरह से सत्तरघाट पुल ढह जाता है। उसके अलावा सारी नदियां उफान पर हैं, लोग अपने घर बार को छोड़ने के लिए, पलायन के लिए मजबूर हैं, जान माल की इतनी क्षति हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे नोटिसेबल बात आप जानती है क्या है? यही है कि बिहार की जो एनडीए की सरकार है उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अभी भी चुनाव ही है। चुनाव की तैयारी में अधिकारी मगन है। बाहर से टीम भले आती है, बाहर की टीम भी आकर यहाँ की वस्तुस्थिति और सच को देखती है, लेकिन बिहार सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके लिए अभी भी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वह है चुनाव करवाना। हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, उनसे पूछ लेते हैं कि वो कहां पर व्यस्त है। असफर जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर आरएलएसपी की तरफ से क्या कुछ कहना है। इनका ये कहना कि आप चुनाव में बिजी हैं, आपका ध्यान बिहार पर नहीं है। बाढ़ का कहर बिहार झेल रहा है, कोरोना की मार यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिहार में लगातार मामले सामने आ रहे हैं और आप चुनाव में व्यस्त है, ये कहना है आरएलएसपी का। क्या कहेंगे आप? देखिए, देश संविधान से चलता है, नीतियों से चलता है, और ये बात भी सच्चाई है कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में और बिहार में जो आपदा आई है, जो महामारी आई है, इससे निपटने का काम करना है। हर काम अपना सिस्टमेटिक ढंग से होता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात को देख रहे हैं कि जो ये आपदा आई और समय उन्होंने लॉकडाउन किया, जिसकी WHO ने भी तारीफ की। लेकिन लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है ना यहाँ पर लॉकडाउन मैं बता रहा हूँ पूरी बात मुझे बोल आ रही है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। बोलिए। आप तसल्ली से पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप बीच में इस तरह टोका टोकी करेंगी तो ठीक नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल कंप्लीट करिए अपनी बात। जो सवाल उन्होंने उठाया है उसका जवाब तसल्ली से सुनिए। तो समय जो है लॉकडाउन हुआ और उसके अच्छे परिणाम आए, और जिस प्रकार से बिहार के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रवासी मजदूर आए, 1,68,00,000 जो राशनधारी थे उनको 3 महीने का अनाज दिया गया, गैस का सिलेंडर दिया गया, और 23 लाख अलग से राशन कार्ड बने। साथ ही साथ आगे भी 5 महीने के लिए जो छठ माई का त्योहार है, चाहे दीपावली है या और दुर्गा पूजा है, उसको देखते हुए भी कि वो लोग अपने त्योहार को अच्छे से मनाएं। तो इस बात की कोशिश की गई कि इस व्यवस्था में, इस आपदा की घड़ी में भी जो बिहार के लोग हैं उनको अनाज मिले। और बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं कितनी फूहड़ बात करते हैं, लालू जी हैं कितनी फूहड़ बात करते हैं कि 2 मुट्ठी अनाज दे देने से क्या होगा। अरे जरा गरिमा में झांक के देखिए लालू जी, आप होटवार जेल से ट्वीट करते हैं, आप कहते थे कि बाढ़ आया है तो मछली खा लो, आप कहते थे कि बिहार में अगर सड़क में गड्ढा है तो मैं सड़कों को हेमा मालिनी की गाल बना दूंगा। ये तो आपकी सोच थी।
बिहार की एनडीए सरकार, कोई भी डिजास्टर होता है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है, उसको युद्ध स्तर पर वो लड़ने का काम करती है। आज जब कोरोना का संकट आया तो आपने देखा कि किस प्रकार से रिकवरी रेट बेटर हुई। अगर मान लीजिए कि पेशेंट की संख्या बढ़ी तो रिकवरी रेट भी तेज हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव जो अनुभवहीन है वो कोरोना के समय क्या बोलते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात कर रहे हैं। अब उनका आईक्यू इस हद तक है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात कर रहे हैं। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का जांच हो गया, 18 साल से लेके 55 साल तक के जो लोग हैं उनका जांच होगा। पटना एम्स में अब सिर्फ कोरोना के संक्रमित ही इलाज करा पाएंगे। बिहार के अंदर ठीक है, आपने बोल लिया, अब आप सुनिए। नहीं सुनिए असफर जी, तस्वीरें, ये विपक्षी का नहीं कहना है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद रहते हैं, वो भी दिखाते हैं तस्वीर। वहां पर जायजा लिया गया है, अस्पतालों की तस्वीर हमने देखी है कि क्या बुरी स्थिति हो गई है अस्पतालों की। बिहार जैसे इतने बड़े राज्य में सिर्फ 1-2 ही कोरोना के अस्पताल क्यों हैं? इतनी सारी संख्या में वहां पर मजदूर गए थे तो और भी कोरोना के अस्पताल क्यों नहीं बनाए गए हैं? रेजिडेंट एडिटर बिहार के हमारे साथ जुड़े हैं श्रीकांत प्रत्युष, वो उनसे हम बातचीत करेंगे। श्रीकांत, ताजा हालात इस वक्त बिहार के क्या है, बताएं। देखिए, कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और स्थिति भयावह हो गई है। पिछले एक सप्ताह से रोज 1400, 1500, 1600 नए केसेस सामने आ रहे हैं और 27,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। और मुझे लगता है कि अब तो सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं। लगातार फ़ोन आ रहे हैं हमारे दफ्तर में कि उनको भर्ती करना है एम्स में, एनएमसीएच में, पीएमसीएच में, कहीं जगह नहीं मिल रही है। तो सरकार की तरफ से अब निजी जो हॉस्पिटल हैं उनसे बातचीत की जा रही है और पटना के 30 निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज शुरू करने की बात कही जा रही है। लेकिन स्थिति भयावह है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मुझे नहीं पता है कि अगर मेरा कोई करीबी कोरोना से संक्रमित हो जाए तो उसको कहाँ और कैसे ले जाएंगे। तो चिंताजनक स्थिति बन गई है और केंद्रीय टीम आई है, उसने भी सलाह दिया है, सरकार को निर्देश दिया है कि आप सैंपल जांच की संख्या बढ़ाइए और जांच रिपोर्ट में जो देर हो रही है उसको दुरुस्त करिए, तुरंत जांच रिपोर्ट आए ये सुनिश्चित करिए। तो केंद्रीय टीम भी संतुष्ट नहीं है बिहार सरकार की व्यवस्था से। तो सवाल तो उठेगा, एक तरफ बाढ़ से तबाही मची हुई है, दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण तबाही मचा रहा है और लगातार लोगों की मौत होती जा रही है। तो ऐसे में सरकार जवाबदेही से कैसे बच सकती है? अब मुझे नहीं लगता है कि अब आज की तारीख में कोई नया कोरोना मरीज बेड पा पाएगा किसी भी सरकारी अस्पताल में। कहीं बेड खाली नहीं है, कहीं इलाज की व्यवस्था अब नहीं। तो सवाल तो कई सारे हैं और जवाब लेना अभी बाकी है। बिहार का सीमांत जिला सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का भी हाल बेहाल है। यहाँ के सदर अस्पताल की हालत बेहद खस्ता है। तस्वीरें हम आपको अब दिखाएंगे, वहां की तस्वीर आप देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है अभी सिवान की भी। सदर अस्पताल के बाहर बैठे बैठे एक शख्स की मौत हो गई है और उसे उठाने के लिए घंटों तक एम्बुलेंस ही नहीं आई। बताया जा रहा है कि घंटों तक अस्पताल के बाहर तड़प तड़प कर उस अधेड़ ने दम तोड़ दिया। एक और तस्वीर सिवान के ही सदर अस्पताल के बाहर से वायरल हो रही है। तस्वीर में सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर एक महिला इलाज के लिए तड़पती नजर आ रही है। महिला फर्श पर पड़ी है और मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन आरोप है कि अस्पताल कर्मचारियों ने घंटों तक उसे हाथ तक नहीं लगाया। तो ये स्थिति है यहाँ पर सिवान की, जहाँ के खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, और इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजफर शमशी जी। अजफर जी, अब बताइए इन तस्वीरों को देखकर आप क्या जवाब देंगे? मंगल पांडे जो कि खुद वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहीं के रहने वाले हैं, वहां के सदर अस्पताल की ये तस्वीर है, अब देखिए क्या जवाब देंगे आप? ऐसी क्यों व्यवस्था है बिहार में? इतने करोड़ों वाली आबादी वाली ये राज्य है, 12 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं और इस तरह की व्यवस्था है। देखिए, ऐसा है कि अगर मान लीजिए जो मरीज हैं या वहां पर टर्न आउट डॉक्टर का नहीं हुआ तो ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन आप एकाध एग्जाम्पल को लेकर के, किसी एक अस्पताल के एक एग्जाम्पल को लेकर के पूरे बिहार की व्यवस्था को ही आप कटघरे में खड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं होता। पूरे बिहार के अंदर भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर हैं, वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि कहीं पर कोई चूक किसी डिस्ट्रिक्ट
हेडक्वार्टर में या ब्लॉक में हुई होगी, मैं मानता हूं, और उस पर संज्ञान लिया जाएगा और जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। तो मतलब आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी, ऐसी स्थिति जो यहाँ पर देखी जा रही है उस पर कार्रवाई होगी? लेकिन एकाध एग्जाम्पल से आप पूरी व्यवस्था को नहीं खराब कर सकते। एग्जाम्पल नहीं है, ये रियलिटी है। एग्जाम्पल नहीं है, रियलिटी है ये। आपको ये भी देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये कहा गया कि अब जो है 20,000 सैंपल की डेली जांच होगी, और इसकी गंभीरता को देखते हुए केंद्र से टीम भी आई, और केंद्र से जब टीम आई तो केंद्र से टीम जो आई उन्होंने कहा भी कि भाई आप कोरोना की ट्रैकिंग करें, ट्रेसिंग करें व टेस्टिंग करें, इसका सुझाव दिया केंद्र की टीम ने। तो बिहार की सरकार अपना काम कर रही है, और इस आपदा को देखते हुए जब सरकार काम कर रही है तो ऐसी व्यवस्था क्यों चरमराई हुई नजर आ रही है? देखिए यहाँ पर बाढ़ के चलते पानी भर गया है इलाके में, एम्बुलेंस ही नहीं पहुंची, यहाँ पर मौत हो जाती है मरीज की। क्यों आखिर ऐसा? मैं ये जवाब जानना चाहूंगा अभिषेक झा से। अभिषेक झा, क्या लगता है क्यों? देखिए, हर तरह के इनके जो कुशासन है उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। आप लोग सही दिखाते हैं, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी त्वरित जानकारी मिल पाती है कि भाई इस जगह पर इस मरीज, इस पेशेंट का इलाज नहीं हो पाया। और क्या करेंगे बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता? ये लोग तो मजबूर हैं बेचारे कि इन लोगों को किसी भी तरह सरकार को डिफेंड करना है। अरे आप एक एग्जाम्पल की बात करते हैं जनाब, आप नजर उठाकर देख लीजिए, हर जिलों में कमोवेश यही स्थिति है और इससे भी बदतर स्थिति है। अभी हमने देखा कि एक महिला को, उसके 6 साल का जो बच्चा था वो स्ट्रेचर पर धकेल कर लेकर जा रहा था। इस तरह की स्थिति हम हर जगह देखते हैं। तो एक महिला, आप अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं रखते? नहीं है, हम मजबूती से इनका विरोध करते हैं, आपके माध्यम से विरोध करते हैं, अभी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से विरोध करते हैं, और कोरोना की महामारी के बीच भी हमने सड़क पर उतर के इन लोगों की गलत नीतियों का लगातार विरोध किया था। लेकिन ये संवेदनहीन लोग हैं। संवेदनहीन लोगों को कोई संवेदना जागती ही नहीं है, ये इस बारे में सोचते ही नहीं है। और जब सवाल किए जाते हैं तो आप देख सकती हैं कि कितनी संवेदनहीनता के साथ सिर्फ कह देते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर आप बिहार के पूरे सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अरे आप देख लीजिए कि कितनी बुरी स्थिति हुई है पटना में। आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लीजिए, आप शिक्षा की बात कर लीजिए, क्राइम कंट्रोल की बात कर लीजिए। इस लॉकडाउन के फेस में भी क्राइम चरम पे है। आज मैं पटना की बात आपको बता रहा हूं अंशिका जी, सुबह कुछ घंटों की बारिश हुई है और पूरा पटना जलमग्न है। पिछले साल तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं अभिषेक जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद दिखाई दे रहा है, तस्वीरें ही काफी कुछ बयां कर रही हैं। मेरे पास समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट में श्रीकांत प्रत्युष से लेना चाहूंगे, और आप दोनों को ही यहाँ पर लगातार समय दिया गया है, क्योंकि श्रीकांत एक आखिरी कमेंट दे दीजिए। फिलहाल क्या ताजा स्थिति है, बाढ़ से कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हुए हैं, क्या ताजा तस्वीर अभी बिहार से सामने आ रही है? देखिए, उत्तर बिहार के हजारों गांव प्रभावित हैं, गांव में पानी घुस चुका है, लोग बांधों पर शरण लिए हुए हैं, नाव पर जिंदगी ठहर गई है और कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। सच्चाई है, कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है, पूरा बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। और सबसे बड़ी चिंता इस बात को है कि अब नए मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, और जो मरीज ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गए हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उनकी जान खतरे में है। और शमसी भाई जुड़े हुए हैं, अभिषेक झा जुड़े हुए हैं। शमसी भाई से केवल एक सवाल मैं करना चाहता हूं, अगले कार्यक्रम में जवाब भी ले लेंगे कि शमसी भाई, आपकी सरकार है और आपकी सरकार पर आप ही के पार्टी और जेडीयू के नेता ही नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं। अभी आप लगातार देख रहे हैं कि आप बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे हैं कोरोना के संक्रमण को लेकर, प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर और तमाम बातों को लेकर। उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो सहयोगी दल हैं वो भी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, तो सरकार की मुश्किल बढ़ती जा रही है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। एक साथ बाढ़, एक साथ सुखाड़ और एक साथ कोरोना जैसे तीनों आपदाओं से निपटना बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर। तो नीतीश कुमार तो हमेशा कहते रहे कि चुनौती। जी असफर जी, देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में कोई अगर कोई बात कह देता है तो इसका कोई आधिकारिक नहीं है,
कोई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कोई प्रवक्ता नहीं बोलते हैं जिनको आप कहेंगे कि उनका ये आधिकारिक बयान है। डेमोक्रेसी में हर को अधिकार है कि वो अपनी बात को रख सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये राजद के लोगों को ना न्यायालय पे विश्वास है, ना इनको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना इनको ईवीएम पे विश्वास है और ना ही इनको किसी चीज पर विश्वास है। अगर न्यायालय सजा देती है तो उसको कटघरे में खड़ा करते हैं। ईवीएम में अगर बीजेपी एनडीए जीतती है तो कहते हैं ईवीएम ही हैक हो गया। चुनाव आयोग कहती है ये वर्चुअल रैली से घबरा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन ये तो बिल्कुल 15 साल बनाम 15 साल है। असफर जी, 15 साल में असफर जी, लेकिन ये मानने से आप भी इनकार नहीं कर सकते कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर काम करने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इनकार नहीं कर सकते इस बात से भी, मानते हैं ना? हो रहा है, लगातार हो रहा है और इसीलिए केंद्रीय टीम ने आकर के बताया है कि ट्रैकिंग कीजिए, ट्रेसिंग कीजिए और टेस्टिंग कीजिए और बढ़ाइए। चलिए, तो इंतजार काम है तो हो बिहार ही की रहा है। जनता को और हमें भी कि अभी क्या व्यवस्थाएं आपकी तरफ से और भी ज्यादा चुस्त और दुरुस्त की जाती है। फिलहाल मेरे पास समय की कमी है। आप दोनों ही मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।